आज तीसरा क्लास है यानी एमसीक्यूज़ के बारे में। तो देखिए यानी 45 ये ऑलरेडी हमने यानी सेकेंड क्लास में की है। सैलरी पेड टू करीम इज़ डेबिटेड टू, जब हम सैलरी अदा करते हैं किसी पर्सन को भी, करीम है, असलम है, रिया है, अदनान है, जो भी है, तो हम सैलरी बाई नेम रिकॉर्ड करते हैं। यानी जो सैलरी है हम उस बंदे को या इदारे को रिकॉर्ड नहीं करते, तो डेबिट करते हैं हम करीम अकाउंट को, सैलरी को, एक्सपेंस को या ना, तो ये हम सैलरी एक्सपेंस हम रिकॉर्ड करते हैं। इंश्योरेंस एक्सपेंस, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं। इंटरेस्ट एक्सपेंस, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस हम डेबिट करते हैं। जो भी यानी एक्सपेंस हो वो हम महीने में रिकॉर्ड करते हैं। फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग इज़ रिटन इन, जो अकाउंटिंग की जो पहली किताब है वो लिखी गई, कब लिखी गई? 1294, 1394, 1494। तो 1494 में अकाउंटिंग की जो पहली किताब है वो लिखी गई। फादर ऑफ डबल एंट्री अकाउंटिंग इज, जो डबल एंट्री सिस्टम है ये किसने ईजाद किया है? तो ये कौन है? आदम स्मिथ ये तो नहीं है, ये तो इकनॉमिक्स का फादर है। मार्शल है, ये भी नहीं है। लोका पफेली या लोका पफेलियो, तो इसने डबल एंट्री सिस्टम यानी ये ईजाद किया था, इंट्रोड्यूस किया था। तो ये सी ऑप्शन इज राइट वन। 48 नेम ऑफ फर्स्ट बुक ऑफ अकाउंटिंग रिटन इन 1494, जो 1494 में जो पहली किताब अकाउंटिंग की लिखी गई, डबल एंट्री बुक कीपिंग, वो नेम किया है। तो देखें थोड़ा सा मुश्किल है, लेंथी भी है। यहाँ पर हमने ये लिखा है सुमा डी एरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा। ये अगर एमसीक्यूज़ में ये नेम आता है तो डायरेक्टली यानी ये इतना यानी लंबा नाम है, तो ये हम डायरेक्टली यानी एमसीक्यू से हम जान लेते हैं। सुमा डी एरिथमेटिका ज्योमेट्रिया प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनलिटा, इसका ये मतलब है यानी एवरीथिंग अबाउट एरिथमेटिक, ज्योमेट्री, प्रोपोर्शन यानी और प्रोपोर्शनी एट प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शन के मुतालिक। तो ये एक मैथमेटिक्स की किताब थी, इस पर हम फिर बाद में हम यानी एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री ऑफ अकाउंटिंग में हम पढ़ेंगे। ये एक मैथमेटिक्स की किताब थी जो लोको पफेली ने 1494 में लिखी। इसमें कुछ जो चैप्टर थे, जो हिस्से थे, वो अकाउंटिंग के लिए भी थे। 49 कास्ट अकाउंटिंग इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू, कास्ट अकाउंट इंट्रोड्यूस हो गई, ईजाद हो गई। क्यों ईजाद हो गई? लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लिमिटेशन ऑफ गवर्नमेंट अकाउंटिंग। लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग की वजह से कास्ट अकाउंटिंग ईजाद की गई। यानी 1700 सदी में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी आ गया, यानी फर्स्ट टाइम व्हील वर यूज्ड फॉर प्रोडक्शन पर्पसेस, प्रोडक्शन के लिए जो पहिए, ये जो इंजन वगैरह है, ये इस्तेमाल किए गए। तो प्रोडक्शन वाज इंक्रीज्ड, प्रोडक्शन यानी इंक्रीज हो गया। तो टू रिकॉर्ड द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट दैट टाइम यानी इन 17th century फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाज फेल्ड देयर, वहाँ पर फेल हो गया। एंड अनएबल टू रिकॉर्ड द ह्यूज कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। तो उस वक़्त यानी एक नया फील्ड अकाउंटिंग का इंट्रोड्यूस हो गया, तो इसको कहते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज इंट्रोड्यूस ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये तो क्या है? ये ए ऑप्शन क्या है? ये राइट वन है। फिर कहता है यानी ये 50 है। लूज टूल्स और खाली जगह एसेट। लूज टूल क्या है? ये एसेट है, करंट है, फिक्स है, इंटेंजिबल है। तो लूज टूल क्या है? ये करंट एसेट है। लूज टूल्स और करंट एसेट्स, सॉफ्टवेयर एंड फार्मूलाज और खाली जगह एसेट करंट है, फिक्स है वो, और इंटेंजिबल है। तो सॉफ्टवेयर और फार्मूला ये हम देख नहीं सकते, ये हम सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, और हम यानी इन्वेंटर से ये परचेस करते हैं, तो ये हम इस्तेमाल करते हैं। तो इसको कहते हैं ये क्या है? ये इंटेंजिबल एसेट्स है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज कंसिडर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी व्हेन, ये इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, इस पे अक्सर स्टूडेंट यानी ये समझ नहीं सकते कि ये इसका क्या मतलब है। ये कहता है कि जब हम किसी से कर्जा लेते हैं, फॉर एग्जांपल हमने 2010 में किसी से कर्जा ले लिया 10 साल के लिए, इसकी मेच्योरिटी डेट है 2020 में, तो ये लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है। तो ये कहता है कि लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज कंसिडर शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी व्हेन
इट इज़ पेबल विद इन 5 ईयर, जब ये हम 5 साल के बाद अदा करेंगे, 5 सालों में अदा करेंगे। इट इज़ पेबल विद इन 1 ईयर, जब हम 1 साल के बाद यानी 1 साल के अंदर अंदर हम अदा करेंगे या 1 साल के बाद अदा करेंगे। तो ये बी ऑप्शन राइट है। तो किस तरह है, मतलब ये है कि फिर हम 2010 में बैलेंस शीट बनाएंगे और बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करेंगे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। तो ये हम रिकॉर्ड करेंगे, ये जो लोन है 2011 में हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, 2012 में, 13 में, 14 में, 15 में, 16 में, 17 में, 18 में, ये हम सारे यानी लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन जब 2019 में हम बैलेंस शीट बनाएंगे 2019 में, तो चूंकि 2019 और 20 के दरमियान सिर्फ यानी महीनों का फ़र्क है या 1 साल का फ़र्क है, यानी 2019 के बाद 20 में डायरेक्टली हम पेमेंट करते हैं, तो ये 1 साल का फ़र्क है, 1 ईयर किया है, ये इसमें गैप है। तो 2019 में हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। अगर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है लेकिन 1 साल बाकी है पेमेंट करने में, तो ये हम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी रिकॉर्ड करेंगे। इसका ये मतलब है इट इज़ पेबल व्हेन इट इज़ पेबल विद इन 1 ईयर। तो ये क्या है, ये बी और ऑप्शन क्या है, ये राइट वन है। 53 ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल के बारे में है, ये जो बकाया जो MCQ है। ₹1000 इज़ नथिंग फॉर ए जॉइंट स्टॉक कंपनी, जो 1000 रुपये है ये जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है कि जो जॉइंट स्टॉक कंपनी का जो कैपिटल है, ये जो एक्सपेंसिस है, ये जो रेवेन्यू है, ये तो मिलियन में बिलियन में हम करते हैं, तो ये 1000 रुपये कुछ भी नहीं है। बट लार्ज अमाउंट फॉर ए स्मॉल बिजनेस, लेकिन ये छोटे कारोबार के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट है। यानी जो गांव में जो जनरल स्टोर बिजनेस है, सोल ट्रेडरशिप बिजनेस है, ये बहुत ज़्यादा है। तो ये क्यों है, हेयर वन प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग इज यूज्ड, ये एक यहाँ पर अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल किया गया है। क्या है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, मैचिंग प्रिंसिपल और मटेरियलिटी प्रिंसिपल। तो ये मटेरियलिटी प्रिंसिपल की बुनियाद पर 1000 is considered nothing for a just a company, but it is a huge amount, it is a large amount for a smaller businesses. So materiality principle is used here. So C option is a right one. फिर कहता है यानी 21 every debit has its credit या every debit has its corresponding credit। हर डेबिट का एक अपना क्रेडिट होता है, यानी डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट बराबर होते हैं। इसका क्या मतलब है, यहाँ पर एक प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल, डुअल एस्पेक्ट या ऑल। तो डुअल एस्पेक्ट ये कहता है कि एवरी डेबिट हैज इट्स कॉरिस्पॉन्डिंग क्रेडिट, इसका ये मतलब है। तो बी ऑप्शन इज राइट वन। 55 एक्सपेंसिस और रिकॉर्डेड व्हेन अकर्ड इवन नॉट पेड, जब हम यानी जब अखराजात होते हैं तो ये हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंटिंग की किताबों में, अगरचे हम पेमेंट नहीं करते। जब अखराजात होते हैं तो हम रिकॉर्ड करते हैं, अगर जो हम पेमेंट नहीं करते, अभी तक हमने पेमेंट नहीं किया है लेकिन हम रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, मैचिंग प्रिंसिपल, रियलाइजेशन प्रिंसिपल या एक्रूवल प्रिंसिपल। तो ये भी यानी जो ऑप्शन है ये राइट वन है। 56 द ओनर विल नॉट मिक्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी विद बिजनेस प्रॉपर्टी या एसेट्स। ओनर के जो पर्सनल प्रॉपर्टी है, जो घर है यानी जो ज़मीनें हैं, जो पर्सनल गाड़ी है, पैसे है, घर में जो सामान है, ये कारोबार के सामान के साथ, एसेट के साथ ओनर मिक्स नहीं करेगा। क्यों, यहाँ पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल, सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या है, ये सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल कहता है कि ओनर विल नॉट मिक्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी विद द बिजनेस एसेट विद द बिजनेस प्रॉपर्टीज। तो सेपरेट एंटिटी प्रिंसिपल यानी इसका ये मतलब है। स्टेप 1 which two important principle are based for adjusting entry। जब हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं यानी अकाउंटिंग पीरियड के एंड में या महीने के एंड में या साल के आखिर में, तो इसके लिए ये हम क्यों पास करते हैं, इसके लिए 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, ये बेसिस है, बुनियादें है। तो वो 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल कौन कौन से है, मैचिंग एंड कंसिस्टेंसी ये नहीं है, रियलाइजेशन एंड मटेरियलिटी ये भी नहीं है, मैचिंग एंड रियलाइजेशन। तो ये दीज 2 अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर द बेसिस फॉर पासिंग द एडजस्टिंग एंट्री एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर और एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। इसके बाद है यानी 58 है
58। देखें, दी सैडनेस ऑफ द ऑनर इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स। वाई? ये जो ऑनर, दी सैडनेस ऑफ द ऑनर ड्यू टू लॉसेस, ड्यू टू नो सेल, ड्यू टू हाई लेवल ऑफ एक्सपेंसेस, दीज आर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट। वाई? तो वन अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज यूज्ड हेयर। तो इसके बारे में ये पूछता है। ए फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ये नहीं है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये भी नहीं है, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, तो ये सी ऑप्शन इज राइट वन। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसका ये मतलब है कि एनीथिंग विच कैन बी मेजर्ड इन द टर्म ऑफ मनी, having value in the term of money, so that item we will record in books of account. So the saidness of the owner, we cannot measure this an event in the term of money, so we will not record the saidness of the owner in the books of account. So here money measurement principle is used here. The business will use the depreciation methods regularly, because बिजनेस डिप्रिसिएशन के लिए मेथड रेगुलर इस्तेमाल करेगा। तो यहाँ पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल ये नहीं है, पीरियाडिक प्रिंसिपल ये भी नहीं है, कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। अकॉर्डिंग टू कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम कोई मेथड एडॉप्ट करते हैं बिजनेस में, तो हम ज़्यादा सालों तक ये हम इस्तेमाल करते हैं, जब क्योंकि हमारा जो अकाउंटिंग जो रिकॉर्ड है उसमें यूनिफॉर्मिटी होगी, यानी कोई जब इसकी एनालिसिस करेगा यानी मुवाजना करेगा तो वो आसानी के साथ कर सकते हैं। डिप्रिसिएशन के लिए, अकाउंटिंग पीरियड के लिए, या जो इन्वेंट्री के लिए जो हम मेथड इस्तेमाल करते हैं, ये कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल की बुनियाद पर हम रिकॉर्ड करते हैं। इसका ये मतलब है इन्वेंट्री इज रिकॉर्ड इन बैलेंस शीट अकॉर्डिंग टू, जो इन्वेंट्री है यानी जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है ये हम बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करते हैं किस प्रिंसिपल पर? मैचिंग प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। तो ये कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल की बुनियाद पे इसको कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल को कहते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट। इसकी बुनियाद पे हम रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि इन्वेंट्री का एक यानी जो कास्ट प्राइस होता है और जो मार्केट वैल्यू होती है, तो विच एवर इज लोअर वी विल रिकॉर्ड दैट वैल्यू। तो कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल भी कहता है कि एसेट को कम शो करे, लाइबिलिटी को ज़्यादा शो करे, या फ्यूचर के लॉसेस को अभी से एडजस्ट करे। तो हम यानी इन्वेंट्री को कंजर्वेटिज्म की बुनियाद पर रिकॉर्ड करते हैं। फिर कहता है एक सेट वन इज पर्सनल अकाउंट, एक पर्सनल अकाउंट है। इनमें से एक पर्सनल अकाउंट है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री तो एसेट है, करंट एसेट है, मशीनरी ये भी एसेट है, बैंक और डी ऑल। तो इनमें से एक पर्सनल अकाउंट है। तो ये जो बैंक है इसमें अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। बैंक यानी हमारे पैसे किसी और के पास होते हैं, हमारे पैसे किसी और के पास होते हैं। वो या तो यानी वो क्या होता है, वो एक इदारा है, यानी बैंक एक इदारा है। तो हम यानी एक इदारे का एक नेम है, और जो भी यानी वो लोग या वो इदारे जिनका ताल्लुक यानी नामों के साथ हो, वो हम पर्सनल कंसीडर करते हैं। तो बैंक का जो ताल्लुक है वो नाम के साथ है, तो ये क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है। तो सी ऑप्शन इज राइट वन। बैंक क्या है, ये पर्सनल अकाउंट है, बैंक पर्सनल अकाउंट है। 62 वन इज पर्सनल अकाउंट, एक इसमें से पर्सनल अकाउंट है। रेंट है, ये एक्सपेंस है, ये नॉमिनल है। इंश्योरेंस ये भी नॉमिनल है। कैपिटल का ताल्लुक किसके साथ है, ओनर के साथ है, और ओनर पर्सन है। तो ये क्या है, सी, ये पर्सनल अकाउंट है। एडजस्टमेंट फॉर फ्यूचर लॉस इज मेड फ्रॉम टू नाउ बट प्रॉफिट इज इग्नोर्ड। वाई? ये यानी कहता है कि फ्यूचर के लॉसेस के लिए हम अभी से एडजस्टमेंट करते हैं, तैयारी करते हैं, लेकिन प्रॉफिट को इग्नोर करेंगे। यहाँ पर एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल इस्तेमाल हुआ है, मैचिंग है, कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस प्रिंसिपल। तो ये बी प्रिंसिपल, ये बी ऑप्शन इज राइट वन। When goods are supplied or services or delivered to the customer, जब हम सामान सप्लाई करते हैं या सर्विस डिलीवर करते हैं कस्टमर को, इट इज़ रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, ये रेवेन्यू के तौर पर हम रिकॉर्ड करते हैं। इवन कैश इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर जो हम कैश अभी तक हमने कैश वसूल नहीं किया है, लेकिन हम रेवेन्यू रिकॉर्ड करते हैं। क्यों रिकॉर्ड करते हैं, यानी एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, मैचिंग प्रिंसिपल, कंसिस्टेंसी है, रियलाइजेशन है। तो ये रियलाइजेशन प्रिंसिपल या एक्रूअल प्रिंसिपल।
द लास्ट फेज इन अकाउंटिंग साइकिल, जो अकाउंटिंग साइकिल है जो जर्नल से शुरू किया जाता है, इसमें जो लास्ट वन है, फर्स्ट वन है जर्नल है, और जो लास्ट वन है बैलेंस शीट है, एडजस्टमेंट है या पोस्ट क्लोजिंग ट्राई बैलेंस। जब हम क्लोजिंग एंट्री करते हैं तो इसके बाद हम ट्राई बैलेंस बनाते हैं, इसको कहते हैं पोस्ट क्लोजिंग ट्राई बैलेंस। तो ये क्या है, ये लास्ट फेज या लास्ट स्टेज इन अकाउंटिंग साइकिल।